सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक। इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जितनी डिटेल्स के साथ में दिए गए हैं, हम उसको कंप्लीट पढ़ रहे हैं। अन्य तथ्य भी जो बनते हैं वो मैं आपको साथ में आपको बताते हुए चलती हूँ। आज हम कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, इससे पहले अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आदिकाल है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद में गद्य साहित्य से जो आपका निबंध, रिपोर्टाज, उपन्यास, कहानी, नाटक, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। आप सभी को पता है कि जो भारतीय काव्यशास्त्र है और जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, इसके अंतर्गत जो भारतीय काव्यशास्त्र उसके अंतर्गत जो काव्य हेतु है उसमें 3 काव्य हेतु बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो यहाँ पे देखिए, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, आपकी प्रतिभा नहीं है, इसमें प्रतिभा भी आता है। ठीक है, ये तीनों तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो राजशेखर जी हैं उन्होंने समाधि भी बताया है। क्या बताया काव्य हेतु? समाधि भी बताया है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि राजशेखर ने 4 काव्य हेतु बताई हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, आपकी व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। प्रेरणा आपका नहीं आएगा, काव्य हेतु के अंतर्गत प्रेरणा नहीं आएगा। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है, जबकि समाधि भी काव्य हेतु है, अभ्यास भी है, व्युत्पत्ति भी है, प्रतिभा भी है, प्रेरणा नहीं है। समाधि को काव्य हेतु बताने वाले कौन थे? तो आप ये भी याद रखेंगे, समाधि को काव्य हेतु बताने वाले थे राजशेखर साहब। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। ठीक है, प्रेरणा क्या नहीं है? काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु का अर्थ काव्य की उत्पत्ति का कारण होता है। क्या होता है काव्य हेतु का अर्थ? काव्य की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? काव्य हेतु होता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। क्या है? जो बाबू गुलाब राय हैं उन्होंने कहा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि को काव्य रचना में सहायक होते हैं। कवि जब काव्य की रचना करता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए सहायक होती हैं? कारण होता है उत्पत्ति, जो मतलब काव्य की उत्पत्ति का कारण होता है, वही क्या है? हेतु है। ठीक है, किसके अनुसार? बाबू गुलाब राय के कथनों में। तो आप याद रखेंगे बाबू गुलाब राय ने क्या कहा था। बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु मुख्यतः 3 भेद हैं। ठीक है, काव्य हेतु के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें से जो प्रतिभा है वो सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कवित्व का बीज काव्य हेतुओं में किसको माना जाता है? तो वो आएगा काव्य हेतु में माना जाएगा किसको? प्रतिभा को। ठीक है, प्रमुख है ये, सर्वप्रमुख है क्या? प्रतिभा। आगे देखते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य में 4 हेतुओं की चर्चा की है। देखिए, राजशेखर जी ने काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ था, उसके अंतर्गत इन्होंने 4 हेतुओं की चर्चा की है। कौन कौन सी? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। आप ये भी याद रखेंगे। देखिए, राजशेखर ने काव्य हेतु कितने बताए? 4, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, जिसमें प्रतिभा के इन्होंने 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? किसने? आचार्य जयदेव ने किसके काव्य लक्षण को चुनौती दी है और क्या कहकर? तो अंगीकरोति यह काव्यम ये कहकर इन्होंने मम्मट है इनके काव्य लक्षण को चुनौती दी है। किसके काव्य लक्षण को? मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती देने वाले कौन थे? जयदेव। और उन्होंने क्या कहा था? अंगीकरोति यह काव्यम। देखते हैं इसकी व्याख्या। आचार्य जयदेव ने अंग करोति या काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है।
आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य परिभाषा इस प्रकार से है, क्या है? तद दोषो शब्दार्थौ शैगुणो अलंकारिति पुनः क्वापि। ठीक है, क्या है? तद दोषो शब्दार्थो शैगुणावलंकृति ही पुनः क्वापि। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित हो, गुण युक्त हो, कभी कभी अलंकृत हो, मतलब अलंकार से रहित हो, अनलंकृत हो, उसे ही काव्य कहा जाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण बताए। कौन कौन से? अदोषो, सैगुणो, अनअलंकृति। ठीक है, मतलब दोष से रहित हो, सैगुणों गुण से सहित हो और अलंकार से रहित हो। पुनः क्वापि, जिस प्रकार परवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने आपत्ति की है। किसके ऊपर? जो मम्मट ने जो काव्य की परिभाषा दी है उसके ऊपर आपत्ति करने वाले 3 आचार्य हैं। कौन कौन? जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तीनों को आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि मम्मट ने जो काव्य की परिभाषा दी थी उसके ऊपर किन आचार्यों ने आपत्ति दर्ज की थी, आपत्ति की थी? तो वो थे जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ठीक है, मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी है। क्या है? मम्मट है, उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं पे अलंकार विहीन काव्य, मतलब जिस काव्य में अलंकार नहीं हो उसको भी काव्य की संज्ञा दी है। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया है। देखिए, जब मम्मट ने ये कहा कि अलंकार विहीन भी काव्य हो सकता है कहीं कहीं पे, तो जयदेव ने सबसे पहले प्रहार किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कहना उतना ही हास्यास्पद होगा जितना अग्नि को उष्णता से विहीन करना। देखिए, अग्नि है वो बिना उष्णता के कभी भी प्रज्वलित नहीं होगी। उस प्रकार से जयदेव जी कह रहे हैं कि जो काव्य है वो अलंकार विहीन नहीं हो सकता है। आचार्य भामह ने शब्दार्थो सहितो काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। देखिए, काव्य की परिभाषा आचार्य भामह ने क्या दी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित ही क्या है? काव्य है। जयदेव का समय 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध स्वीकार किया गया। याद रखेंगे, जयदेव का समय क्या है? 13वीं शती के उत्तरार्ध में। जयदेव ने अलंकार शास्त्र रचना की थी। किसकी? चंद्रालोक की। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की थी। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष कहलाते हैं और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात हैं। याद रखेंगे, जयदेव को साहित्य के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? पीयूष वर्ष, और न्याय के क्षेत्र में इन्हें पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे। ये अप्पे दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक कौन थे? अप्पे दीक्षित। इनका समय 16वीं शती के उत्तरार्ध का माना जाता है। अप्पे दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। आप याद रखेंगे, अप्पे दीक्षित जी के ग्रंथ वृत्तिवार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। देखिए, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिदड़ भाग गई। कौन सी शब्द शक्ति है? देखिए, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिदड़ भाग गई। शेर आया, जब शेर आया तो यहाँ पे एक सीधा अर्थ दिखाई दे रहा है, इसमें आप अभिधा कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिदड़ भाग गई। ये एक युद्ध क्षेत्र का वर्णन है जहाँ पे शेर भी हैं और गिदड़ भी हैं। मतलब एक वीरवान पुरुष है जो ओजस्वी है, तेज से भरपूर है और वो शेर के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सामने वाली सेना है वो गिदड़ के समान है और वो भाग गए। तो यहाँ पे लक्षण दिखाए गए हैं। यहाँ पे किसके लक्षण हैं? शेर के लक्षण किसी व्यक्ति में और गिदड़ के लक्षण हैं। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति जहाँ पे मुख्यार्थ का बोध होता है, जैसे यह आम है तो ये मुख्यार्थ हो गया कि ये क्या है? आम है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्ष्यार्थ है जहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं, लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पे अभिधा और लक्षणा दोनों ही नहीं होती है, किसी अन्य अर्थ को प्रकट किया जाता है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति जिस प्रकार से हमने कल भी आपको बताया था कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। न वहाँ पे अभिधा है न लक्षणा है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिदड़ भाग गई।
वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति से अभिप्राय है शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। ठीक है, देखिए एक मिनट। जब शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते, शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। इसके 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। क्या है? कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। आलोक मतलब उजाला है, कवि की आत्मा से प्रकट होता है और उसके हृदय का क्या है? रस है, जो बाहर की वस्तु से अवलंबन मतलब बाहर की वस्तु से टच होते अवलंबन होते ही अवलंबन लेकर वो फूट पड़ती हैं। ठीक है, ये किसने कहा? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। आगे जयशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण से भी नहीं है, विकल्प से भी नहीं है, विज्ञान से भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जो काव्य है वो आत्मा की अनुभूति है। क्या है? आत्मा की अनुभूति है, उसका बाहरी आवरण से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। वह एक श्रेयमय प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। याद रखेंगे, किसकी परिभाषा है काव्य के लिए? ये जयशंकर प्रसाद जी की परिभाषा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। क्यों किया है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभिव्यंजनावाद देने वाले कौन पाश्चात्य शास्त्री थे। याद रखेंगे, काव्य शास्त्री थे पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्रोचे साहब, और उनका था अभिव्यंजनावाद। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं हिंदी साहित्य में, जो अपना भारतीय काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत उन्होंने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। क्यों किया? ये पश्चिमी सिद्धांत है? नहीं। आत्मिक आनंद की प्रक्रिया? नहीं। संगीत से संबंधित? नहीं। कला रचना के अनेक स्तर मानता है? नहीं। कलावाद को बढ़ावा देता है। जो आपका अभिव्यंजनावाद है, आपका नहीं, क्रोचे साहब का जो अभिव्यंजनावाद है वो कलावाद को बढ़ावा देता है। आप इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो कलावाद को बढ़ावा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, यह कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद के जनक पाश्चात्य काव्य शास्त्री क्रोचे हैं। क्रोचे अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के निम्न चरण माने। देखिए, क्रोचे हैं वो अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के निम्न चरण बताए हैं। देखिए, क्रोचे के अनुसार जो अभिव्यंजनावाद है उसके अंतर्गत उन्होंने कला निर्माण के चरण बताए हैं। कुछ कौन कौन से हैं? पहला है संस्कार, दूसरा है अभिव्यंजना, तीसरा है सौंदर्य मूलक आनंद, और चौथा है सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। अगला है, देखिए, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु कौन से हैं? देखिए, हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, काव्य हेतु है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। चौथा एक समाधि मानने वाले थे राजशेखर साहब, लेकिन प्रतिभा को शक्ति नाम से प्रयोग करने वाले थे आचार्य मम्मट। ठीक है, कौन थे? आचार्य मम्मट प्रतिभा को शक्ति नाम से प्रयोग करते थे। देखिए, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। काव्य हेतु 3 माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया था। काव्य हेतु के बदले काव्यांग मतलब काव्यांग में देखिए काव्य धन या अंग मतलब काव्य के अंग। ठीक है, काव्य के अंग शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? वामन साहब थे। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिसमें वह काव्य रचना में समर्थ होता है। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है। इसके अंतर्गत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन किया जाता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ कारण होता है। आचार्य भामह ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है।
दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना, जबकि रुद्रट ने के अनुसार काव्य के 3 हेतु हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। याद रखेंगे, आचार्य भामा ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, जबकि रुद्रट के अनुसार 3 काव्य हेतु हैं। ठीक है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। किसने? जो रुद्रट साहब हैं, इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, एक तो सहजा प्रतिभा और एक उत्पद्या प्रतिभा। आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने बता दिया, राजशेखर जी ने भी प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? देखिए, जो गुण है उसका संबंध किस सिद्धांत से है? तो वो है रीति सिद्धांत से। ठीक है, और रीति सिद्धांत देने वाले कौन थे? वामन साहब थे। ठीक है, देखिए, गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिर आत्मा काव्य से इन्होंने गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करते हुए गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। किसने? आचार्य वामन है, इन्होंने गुण और जो अलंकार हैं उनका परस्पर विभेद किया और विभेद करते हुए गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। देखिए, अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व देने वाले थे कौन? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना की है। ठीक है, कितनी रीतियों की कल्पना की है इन्होंने दिया था कौन सा संप्रदाय? रीति संप्रदाय। इसमें इन्होंने 3 रीतियों की जो रीतियां हैं उनकी कल्पना की है। कौन कौन सी? पहली है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों मतलब शब्द और अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। 10 माने इन्होंने शब्द और 10 माने अर्थ। इस प्रकार से इन्होंने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन? भरत मुनि। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। अगला है, देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? क्या है? उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। और इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रक्रिया व पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? देखिए, अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा के लिए 3 शर्तें होती हैं। कौन से? मुख्यार्थ में बाध्य, मुख्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ में संबंध तथा रूढ़ि या प्रयोजन। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है और व्यंजना से न तो मुख्यार्थ का बोध होता है और न ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है, इससे सिर्फ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। हिंदी साहित्य में रसवादी आचार्य कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य इसमें रसवादी आचार्य कौन है? तो जो नगेंद्र साहब हैं वो हैं रसवादी आचार्य। क्या पूछा आपसे? हिंदी साहित्य में जो रसवादी आचार्य है वो कौन है? तो ये हैं नगेंद्र साहब। हिंदी साहित्य में रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। भरत मुनि का है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। इसमें ये रस सूत्र है और इसके ऊपर भी आप सभी को पता है कि जो 4 आचार्य हुए थे उन्होंने अलग अलग निष्पत्ति और संयोग का अर्थ निकाला था। भुक्तिवाद निकाला था भट्ट नायक ने, भट्ट लोलट ने निकाला था उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त ने निकाला था अव्यक्तिवाद और शंकुक ने निकाला था अनुमतिवाद। ठीक है, इन चारों को आप याद रखेंगे। इनके दर्शन भी कौन से हैं मैंने पीछे की क्लासों में पढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। रसवादी आचार्यों में कौन कौन है आप याद रखेंगे इन बातों को भी। भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल जी। रसवादी आचार्य लिखकर आप टॉपिक बना लीजिए इसके ऊपर कि रसवादी आचार्य हैं ये कौन कौन है। भरत मुनि है, अभिनव गुप्त हैं, मम्मट हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, क्षेमेंद्र हैं,
भोजराज और रामचंद्र शुक्ल जी। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है जी। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले जो आचार्य विश्वनाथ हैं उनकी एक उक्ति है, कौन सी है? रस अपकर्षा दोष। क्या है? रस अपकर्षा दोष, मतलब यहाँ पे दिया गया है रसापकर्ष का दोष। ठीक है, ये आती है किसकी? विश्वनाथ की उक्ति। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है रस अपकर्षा दोष, अलग अलग भी यहाँ पे संधि कर दी गई है, रसापकर्षा दोष। ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है कौन सी? रसापकर्षा दोष है। अगला क्वेश्चन, पहले इसकी व्याख्या है, देखिए। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले जो आचार्य हैं विश्वनाथ की, इनकी उक्ति है रसापकर्ष का दोष है। ठीक है, दोष का शाब्दिक अर्थ होता है गुण का अभाव, जिसके कारण काव्य में रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह व्यवधान होता है, उसे काव्य दोष कहता है। काव्य में रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है और व्यवधान भी होता है, उसे काव्य दोष कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है क्या? एते दोषास्तु विज्ञाः सुरभि नाटकाश्रय एत एव विपर्यस्तः गुणाः काव्येषु कीर्तिता। ठीक है, अर्थात जो काव्य के कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वह काव्य दोष है। क्या है? काव्य की कीर्ति में हानि उत्पन्न करे उसे क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। आचार्य वामन ने क्या कहा है? देखिए, काव्य सौंदर्याक्षेप हेतवः त्यागाय दोषा ज्ञातव्या। ये किसने कहा है? आचार्य वामन ने। अर्थात काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य में सौंदर्य को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? आचार्य वामन के अनुसार काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य के सौंदर्य की हानि करते हैं, काव्य की सौंदर्य की हानि करते हैं। ये किसके अनुसार है? आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार और भरत मुनि के अनुसार है काव्य के कीर्ति में हानि उत्पन्न करे उसे काव्य दोष कहा जाता है। आचार्य दंडी ने दोष को काव्य विफलता का कारण बताते हैं। जो आचार्य दंडी हैं वो क्या बताते हैं? जो दोष है वो कारण काव्य है उसमें विफलता का कारण है। आचार्य वामन ने दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि कुकवित्व शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है आचार्य वामन ने काव्य के दोष के लिए, और कहा है कि कुकवित्व साक्षात मृत्यु है। देखिए, कुकवित्व को साक्षात मृत्यु कहने वाले कौन है? तो आचार्य भामह है। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है? मुख्यार्थ हति दोष है। क्या कहा है? मुख्यार्थ हति दोष कहने वाले कौन है? आचार्य मम्मट। अर्थात आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ का अपकर्ष करे वह दोष है। जो मुख्य अर्थ है उसका अपकर्ष कर दे उसे क्या कहा जाता है? दोष। और ये किसके अनुसार है? तो ये आचार्य मम्मट के अनुसार है। चार कवियों के यहाँ पे अलग अलग, जो चार आचार्य हैं उनके अलग अलग काव्य दोष की परिभाषा दी गई है। आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा गया है कि जो माधुर्य गुण है उसका उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। इसमें माधुर्य गुण नहीं है। इसमें देखिए गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, प्रसाद और ओज। ओज कहाँ पे होगा? जिस कविता को, जिस रचना को पढ़ने में आप में तेजस्वी आए, क्रोध की भावना हो, आप में लड़ाई करने की भावना हो, आप में ज्वलनशीलता आए आपके शरीर में, वहाँ पे होता है आपका ओज गुण। ठीक है, प्रसाद गुण आएगा इसमें। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। जबकि देखिए यहाँ पे पूछा आपसे माधुर्य गुण के उदाहरण नहीं, बाकी ये तीनों हैं माधुर्य गुण के उदाहरण। ठीक है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवन ते। नील सरोरुह श्याम अरुण वारिज नयन, करहूँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर नयन। मधुमेह वसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। ये सभी पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? ये माधुर्य गुण से संबंधित है। जबकि आपका विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, ये प्रसाद गुण से संबंधित है। देखिए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है।
जिस प्रकार किसी मनुष्य के बाह्य रूप, उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाह्य स्वरूप को देखकर काव्य गुणों की प्रतीति होती है, जिसमें से निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखिए। माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? माधुर्य का आशय है चित्त को द्रवित कर देने वाले भाव। ये कानों को प्रिय संगीत के समान मधुर ध्वनि वाले पद होते हैं। इसमें कटुवर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ, ज, भ, अक्षर, त्र, य, री का अभाव होता है। यह प्राय श्रृंगार, करुण, शांत और हास्य रसों में मिलता है। क्या? जो माधुर्य गुण है वो श्रृंगार में मिलता है, करुण, शांत और हास्य रसों में मिलता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ओज गुण, जहाँ कविता में पढ़कर ओज, जोश, उत्साह का भाव जागृत हो, वीर रस का संचार हो, वहाँ पे ओज गुण होता है। ओज गुण में कटुवर्ण बोले जाते हैं, कठोर वर्ण भी होते हैं, संयुक्त वर्ण भी होते हैं, द्वित्व वर्ण भी और प्रासंगिक पद हैं वो प्रधान होते हैं। जैसे है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा निशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। प्रसाद गुण, जिन गुणों में सुनने मात्र से अर्ध की प्रतीति होने लगे, जहाँ पर अत्यंत स्वच्छ सहज ग्राह्य रचना हो, वहाँ प्रसाद गुण होते हैं। इसमें माधुर्य और ओज दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिर तैसी। ठीक है। अगला है विभाव के कितने प्रकार होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विभाव है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होते हैं। ठीक है। देखिए, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक तो आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक में भाव उत्पन्न होते हैं। उद्दीपन वह है जिसमें आलंबन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित होते हों, उन्हें क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? क्या है? जब अर्थ को ग्रहण अभिधा से न हो, जब अर्थ है उसका ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली जो शब्द शक्ति है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली जो शब्द शक्ति है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। वे वाक्य जिनका साधारणतः शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न भिन्न अर्थ होता है। स्पष्ट है, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। औचित्य के आधार पर होता है। क्या है? औचित्य के आधार पर क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। तो देखिए, उपयुक्त सभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे सी दिया गया है नहीं। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र साहब हैं। इनका ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण तत्व माना है। क्षेमेंद्र साहब ने औचित्य सिद्धांत दिया था और इन्होंने रस का प्राण तत्व किसको माना था? औचित्य को माना था। इनमें से कौन सी शब्द शक्ति भेद नहीं है? अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन करुणा शब्द शक्ति नहीं है। यही आपका आंसर आएगा, आंसर बी। करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। लक्षणा मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता है, तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? आपसे पूछा है कि आई.ए. रिचर्ड्स की कृति कौन सी नहीं है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसकी है? आई.ए. रिचर्ड्स की। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक ये भी आई.ए. रिचर्ड्स की है। कल्चर एंड अनार्की ये इनकी नहीं है। तो देखिए, कल्चर एंड अनार्की है ये किसकी है? तो आपकी जो कल्चर एंड अनार्की है ये मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। ठीक है। अगला है, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग ये भी किसकी है? आई.ए. रिचर्ड्स की है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। ये आया है आपका यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017। देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या। कल्चर एंड अनार्की कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। कल्चर एंड अनार्की जो 1869 में प्रकाशित हुई थी, मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। जबकि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो 1924 की है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सन 1929 की है, साइंस एंड पोइट्री 1926 की है, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936 की है, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आई.ए. रिचर्ड्स की कृति है। ठीक है, रचना है इनकी। और आई.ए. रिचर्ड्स का जन्म 1893 में, उनकी मृत्यु 1979 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? आपसे पूछा गया है कि कौन से आचार्य हैं जिन्होंने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, और वो मानने वाले हैं आचार्य भामह। कौन है आचार्य भामह? आचार्य भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यदर्श है। और आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है, और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, दंडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम है काव्यदर्श, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। अगला है, शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी? तो ये भी देने वाले कौन है? आचार्य भामह। शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की परिभाषा देने वाले हैं आचार्य भामह हैं। देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या। शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की परिभाषा देने वाले भामह हैं। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ है उसकी रचना की, जिसमें 6 परिच्छेद हैं। ठीक है, जो काव्य अलंकार है वो कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो वो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। शेष ने काव्य लक्षण इस प्रकार बताए हैं। मम्मट ने काव्य लक्षण क्या बताए हैं? देखिए, तद्दोषो शब्दार्थो शयगुणावलंकृति पुनः क्वापि, और विश्वनाथ ने बताया है वाक्य रसात्मक काव्य। ठीक है, काव्य लक्षण मम्मट ने बताया तद्दोषो शब्दार्थो शयगुणालंकृति पुनः क्वापि, और विश्वनाथ ने बताया है वाक्य रसात्मक काव्य। अगला है, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन कहा है? कौन से आचार्य हैं जिन्होंने चतुर्वर्ग की जो प्राप्ति है उसको काव्य का प्रयोजन कहा है? वो कहने वाले कौन है? आचार्य भामह। ठीक है, आचार्य भामह से संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन आया है इसी में। आचार्य भामह ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके अन्य काव्य प्रयोजन है। देखिए, काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति ही नहीं माना है, इन्होंने क्या माना है? और देखिए, इनके अनुसार काव्य प्रयोजन है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान और प्रीति। 4 माने इन्होंने काव्य प्रयोजन। किसने? आचार्य भामह ने जो 4 काव्य प्रयोजन माने। कौन से? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, प्रीति और सकल कला ज्ञान। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कौन कौन से माने हैं? देखिए, आचार्य वामन ने कौन कौन से माने हैं? कीर्ति और प्रीति। आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन कौन से माने हैं? विनय उन्मुखीकरण, प्रीति को माना है। और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया, सम्मति उपदेश, परमानंद और यश को माना है। इसने आचार्य कुंतक किस किस को मानते हैं? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया, सम्मति उपदेश, परमानंद और यश को माना है। अगला है, आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी हैं, उन्होंने काव्य हेतु किसको माना है? तो इन्होंने माना है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। ठीक है, काव्य हेतु दंडी ने किस किस को माना है? प्रतिभा को माना है, शास्त्र ज्ञान को माना है और अभ्यास को माना है। देखिए, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है।
काव्य सृजन में प्रचलित श्लोक है कौन सा? नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम एमंदाचाभि योगोशः कारणम काव्य संपत। ठीक है, किसकी परिभाषा है? ये है आपके आचार्य दंडी की। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती, ये कथन किसका है? आपसे पूछा गया है कि जो कविता है वो मनुष्य को स्वार्थ के संबंधों के जो संकुचित घेरा है उससे ऊपर उठाती है, और ये कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कविता है वो मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित जो घेरा होता है उससे ऊपर उठाती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उनकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता होती है। देखिए, जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने क्या कहा? रसात्मक शब्दार्थी क्या है? काव्य है, और उसकी जो छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में क्या है? कथा है, कविता है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोबारा से बता देते हैं। रसात्मक शब्दार्थी क्या है? काव्य है, और जो उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा है वो आधुनिक अर्थ में कविता कहलाती है। अगला है, नाट्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए, भाव प्रकाशन है, ये 13वीं शताब्दी का है। उसके बाद में 10 रूपक, ये कौन सी शताब्दी का? 11वीं शताब्दी का। नाट्य दर्पण, ये है 12वीं शताब्दी, और अभिनव भारती है आपकी 10वीं शताब्दी। तो सबसे पहले आएगा आपका अभिनव भारती, और अभिनव भारती आपका सबसे पहले डी ऑप्शन में है। उसके बाद में 10 रूपक 11वीं शताब्दी, नाट्यशास्त्र 12वीं शताब्दी, भाव प्रकाशन 13वीं शताब्दी, अभिनव भारती 10वीं शताब्दी। यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। देखते हैं आगे व्याख्या। नाट्यशास्त्र के संबंध ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। अभिनव भारती 10वीं शती का उत्तरार्ध है और रचनाकार हैं इसके अभिनव गुप्त जी। 10 रूपक 11वीं शती का पूर्वार्ध है और इसके रचनाकार हैं धनंजय। नाट्य दर्पण 12वीं शती का है और इसके रचनाकार हैं रामचंद्र गुणचंद्र, और भाव प्रकाशन है 13वीं शताब्दी का और इसके रचनाकार हैं शारदा तने। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय को देने वाले थे कौन? आचार्य कुंतक। आपसे यहाँ पे पूछा है कि वक्रोक्ति है इसका विरोधी आचार्य कौन था? तो जो वक्रोक्ति है इसका विरोधी आचार्य था विश्वनाथ जी। ठीक है, विश्वनाथ जी रसवादी आचार्य थे। ठीक है, क्या है? रसवादी आचार्य थे विश्वनाथ जी। देखिए, वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा जो रचित ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जबकि भामा ने काव्यालंकार, रुद्रट ने काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति और मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ पे जो आपके चारों ही आचार्य हैं उनके ग्रंथों का भी नाम आ गया है। विश्वनाथ ने क्या लिखा? साहित्य दर्पण। भामा ने लिखा काव्यालंकार, रुद्रट ने लिखा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, और मम्मट ने लिखा काव्य प्रकाश। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे साहब। ठीक है, और अभिव्यंजनावाद का विरोध रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों किया था? क्योंकि ये कलावाद को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे साहब हैं। प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तक इस प्रकार से। अभिव्यंजनावाद के कौन है? क्रोचे। प्रत्ययवाद के हैं प्लेटो। अनुकृति, विवेचन और त्रासदी इसके हैं अरस्तु। मार्क्सवाद और प्रगतिवाद इसके हैं कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? आपसे पूछा गया है कि कौन से जो पाश्चात्य आलोचक हैं उन्होंने हमारी जो मूल्यांकन संबंधी धारणा है उसका संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। तो वो कौन है? वो हैं आपके आई.ए. रिचर्ड्स जी। कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने हमारी जो मूल्यांकन संबंधी धारणा है उनका संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। रिचर्ड्स ने आलोचना के 2 मूल आधार सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से? मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। रिचर्ड्स ने आलोचना के 2 मूल आधार सिद्धांत बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो मूल्य सिद्धांत है, एक है संप्रेषण सिद्धांत। अगला है, आपको गलत कथन चुनना है। गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। ये बिल्कुल ठीक है।
बिंब अमूर्त विषय को साकार करता है, बिल्कुल ठीक है। जो बिंब होता है वो अमूर्त विषय होता है, उसको भी साकार कर देता है, ठीक है। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है, बिल्कुल ठीक है। मुक्त छंद है उसमें भी अर्थ का लय होता है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, ये ही गलत है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं, ठीक है। कविता है उसमें शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं और ये कथन गलत है। यहाँ पे बताया कि कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। आपका आंसर आएगा डी। देख लेते हैं आगे व्याख्या। देखिए, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, कविता के संबंध में ये कथन गलत है। कविता के संबंध में सही कथन है, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। बिंब अमूर्त विषय को भी साकार कर देते हैं। अगला है, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा गया है जो बिंब है उसका अनिवार्य तत्व कौन कौन सा होता है। विवरणात्मक नहीं होता है, सपाट बयानी नहीं होता है, कल्पना होती है, कल्पना के माध्यम से बिंब बनते हैं, इंद्रियता होती है, इसके माध्यम से भी बिंब बनते हैं, और एक होता है भाव। कौन कौन से हैं बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे कल्पना है, भाव है और इंद्रियता है। तीन होते हैं बिंब के अनिवार्य तत्व। कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, कल्पना, इंद्रियता और तीसरा है आपका भाव। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी और डी, और बी और डी आपके ए ऑप्शन में है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, कल्पना और इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व होते हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब का अर्थ आप यहीं पे समझेंगे। मैं आपको बढ़ा रही हूँ, अब मैं आपको बोलूँ हाथी, तो आप लगाइए कि आपके दिमाग में इमेज आ गई होगी हाथी की। अगर मैं आपको ये पूछूं, किसी को आप जानते नहीं हैं, कभी आपने उसको देखा ही नहीं है, और मैं उसका नाम ले देती हूँ, तो आपके नज़रों में उसका बिंब कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। बिंब उसी चीज़ का बनता है जो आपकी देखी हुई है, फिर आप उसकी कल्पना करते हैं। जैसे आप हाथी की कल्पना करेंगे, आपके मन में भाव आएंगे हाथी के प्रति। हाथी ऐसा है, उसके 4 पैर हैं, उसके पूंछ है, एक लंबा सा सूंड है, इस प्रकार से आपके दिमाग में बिंब बन गए। ये होता है बिंब। और बिंब के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से थे, कल्पना होती है, कल्पना ही नहीं करेंगे तो बिंब कहाँ से बनेगा, भाव होना चाहिए, और हमारी इंद्रियता है वो भी होनी चाहिए। समझ में आ गए होंगे आप बिंब क्या होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृति है, प्रतिछवि है। सृष्टि नहीं, पुनः सृष्टि है। सृष्टि नहीं होती है बिंब, वो पुनः सृष्टि होती है। हाथी है वो सृष्टि है, लेकिन आपने हाथी का बिंब पुनः सृष्टि बनाई है, अपने उसकी इमेज बनाया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं, कल्पना, भाव और इंद्रियता। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर होता है क्या, सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहाँ पे डी आएगा, वहाँ पे ए दिया गया था। औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय अर्थात उपयुक्त सभी होता है। देखिए ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया, ये कथन गलत है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कथन सही हो सकता है, नहीं। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद नहीं होता है, साधारणीकरण रसास्वाद के पहले की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या आएगा, पहले की प्रक्रिया। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, बिल्कुल ठीक, और ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, बिल्कुल, और ये कहने वाले हैं कौन, भट्टनायक साहब। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव, बिल्कुल गलत है, क्योंकि साधारणीकरण के बिना रसानुभूति कभी भी संभव नहीं होती है, ठीक है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं है। तो देखिए आपका पहला और चौथा तो गलत है, और आपका बी और सी बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो बी और सी सही है, और बी और सी कहाँ पे है, आपके सी ऑप्शन में है। देख लेते हैं आगे व्याख्या। देखिए, साधारणीकरण के विषय में सही कथन है, आचार्य
शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है और भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, शेष अन्य त्रुटिपूर्ण है। क्यों है त्रुटिपूर्ण? क्योंकि बताया कि साधारणीकरण है वो रसास्वादन के बाद होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि साधारणीकरण रसास्वाद से पहले होता है। अगला दूसरा कथन दिया गया था कि साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। बिल्कुल गलत, क्योंकि साधारणीकरण के बिना कभी भी रस की अनुभूति नहीं होती है। चलिए आज का ये 151वां नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो शैगुणा अलंकृति ही पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य के द्वारा निरूपित है? तो यह है मम्मट के द्वारा निरूपित। किसके द्वारा? मम्मट के द्वारा। मम्मट ने परिभाषा दी थी काव्य लक्षण की। कौन सी? दिया गया जो काव्य लक्षण है तद्दोषो शब्दार्थो शैगुणा अलंकृति ही पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है किसके लिए? काव्य लक्षण के लिए। जबकि पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य लक्षण में रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम और दंडी का काव्य लक्षण था शरीरम तावद इष्टा विविच्छिन्ना पदावली। ठीक है, इस प्रकार से आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।